एसएससी पाठशाला छात्रा में आप सभी बच्चों को स्वागत है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो आज जानते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में, जो लगभग 1350 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक रहा था। विजयनगर विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, जो वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे और बाद में कांपली नामक राज्य में मंत्री बन गए थे। कांपली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया था। अपने गुरु विदारण्य के निर्देश पर ये फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हुए तथा उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो अब हम कुछ वंश के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले जानते हैं संगम वंश के बारे में, जिसका संस्थापक हरिहर प्रथम था, जो 1336 से 1356 ईस्वी तक रहता है। उसका अंतिम शासक याद रखना विरूपाक्ष द्वितीय। उसके बाद सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक। उसका अंतिम शासक याद रखना इमामडी नरसिंह। उसके बाद तुलु वंश, उसका संस्थापक वीर नरसिंह था, जो 1505 से 1570 तक। उसके बाद आता है आरविडू वंश, जिसका संस्थापक था तिरुमल, जो 1570 के बाद आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हरिहर के बारे में, हरिहर प्रथम के बारे में। तो 1336 से 1356 ईस्वी हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी, याद रखना, इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। हरिहर के सिंहासनरोहण का वर्ष 1336 ईस्वी बताया जाता है। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के विंध्यवासवेश हम्पी में विद्यमान है। आरंभ में विजयनगर राज्य सरकारी राज व्यवस्था पर आधारित था, याद रखना। गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया तथा विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत कर दिया था। हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार का प्रयास किया। उसने काकतीय राज व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश, स्थल एवं नाडुओं में विभाजित किया था। अब जानते हैं बुक्का प्रथम के बारे में, जो 1356 से 1377 ईस्वी तक रहता है। अपने भाई हरिहर प्रथम की मृत्यु होने के पश्चात 1356 ईस्वी में बुक्का सिंहासन पर बैठा और उसने 1377 ईस्वी तक शासन किया। वह एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ एवं विद्या प्रेमी था। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम के महान विजय मदुरा विजय थी, जिसके कारण उसका राज सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गया और मदुरै विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था। उत्तर में विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य से हुआ। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। एक अफगान अलाउद्दीन हसन, याद रखना, एक अफगान कौन? अलाउद्दीन हसन, जिसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। उसने गद्दिनशीन होने के बाद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम का खिताब धारण कर लिया था। याद रखना, विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के हितों का टकराव तीन अलग अलग क्षेत्रों, तुंगभद्रा के दोआब, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र और मराठवाड़ा प्रदेश में था।
अब जानते हैं हम हरिहर द्वितीय के बारे में। हरिहर द्वितीय 1377 से 1405 ईस्वी तक दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर हरिहर द्वितीय 1377 से 1406 के अधीन विजयनगर साम्राज्य ने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति आरंभ की। वह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराज धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु उसने शैव, वैष्णव और जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को दिया जाता है। विद्वता और विद्वानों को प्रदत्त संरक्षण के कारण उसे राजव्यास की उपाधि प्राप्त थी। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार, याद रखना, वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य उसके मुख्यमंत्री थे। उसके एक अभिलेख में माधव विधानय को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। याद रखना, जैन धर्म का अनुयायी और नानार्थ रत्नमाला का लेखक इरुंगप्पा उसका सेनापति था। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से में वारंगल शासकों का राज था। हरिहर द्वितीय ने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया, जो एक नई परंपरा की शुरुआत की। अब जानते हैं हम देवराय प्रथम के बारे में। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया, जिससे देवराय प्रथम पराजित हो गया। अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुआ, जिसके कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया तथा बांकापुर को दहेज में दे दिया। उसने तुंगभद्रा नदी पर एक हरिद्रा बांध बनवाया ताकि उसमें से नहरें निकलकर उन्हें राजधानी तक लाकर जल की कमी दूर की जा सके और इन नहरों के द्वारा आसपास के खेत की सिंचाई भी होती थी। इन नहरों के कारण उसके राजस्व में 3,50,000 प्रदाओं की वृद्धि हुई और सिंचाई के परियोजनाओं से उसने हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया था। देवराय प्रथम ने ही 10,000 मुस्लिमों को सेना में प्रथम बार भर्ती किया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोल डी कॉन्टी ने 1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। उसने नगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सवों का भी वर्णन किया गया है। देवराय प्रथम हरिविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि एवं श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया था। अब जानते हैं हम रामचंद्र के बारे में, जो 6 महीने तक रहा था। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु वह मात्र 6 माह तक शासन कर पाया था। विजय प्रथम शासक बना जो विजय भूति, याद रखना है, विजय भूपति या विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। संभवतः इसने भी मात्र 6 महीने तक शासन किया था। उसके बाद आता है देवराय द्वितीय, जो 1422 से 1446 ईस्वी तक रहता है। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने गजबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी,
इमामडी देवराय या प्रोढ़ देवराय की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख सामान्य जन देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के देवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। उसका साम्राज्य विस्तार श्रीलंका के तट तक विस्तृत हो गया और अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करने के लिए देवराय द्वितीय ने 2000 तुर्की धरों को अपनी सेना में भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें प्रदान की। सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने ज़्यादा मुस्लिमों को भर्ती किया। कॉन्टी कहता है कि इस नगर की परिधि 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई है और इन पहाड़ों की तराई से पहुंचकर उन्हें घाटियों के गिर्द घेरा बना दिया गया है। अब विजयनगर साम्राज्य के राजवंश याद रखना, एक दो को हम बता देते हैं। जैसे अब्दुल रज्जाक, वो कौन सा देश से? फारस देश से। शासक कौन सा था? देवराय प्रथम। उसके बाद निकोलो कॉन्टी, देश का नाम याद रखना इटली, और शासक देवराय प्रथम इसका भी। उसके बाद बारबोसा जो पुर्तगाली है, उसका शासक कृष्ण देवराय। याद रखना, ज़्यादा नहीं जान रहा। अब जानते हैं हम फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने भारत और दूसरे देशों की दूर दूर तक यात्रा की। अब्दुल रज्जाक ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में वह विजयनगर पहुंचा था। अब्दुल रज्जाक मानता था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे थे या जितने नगरों के बारे में सुना था, विजयनगर उसमें से सबसे भव्य नगरों में से था। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि दिनदिमा को एक शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उस पर सोने के सिक्कों की बिछौर किया था। याद रखना, बौछार मतलब पूरा बौछार कर देना। अब मालिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक। मालिकार्जुन ने भी अपने पिता देवराय प्रथम की भांति गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। मालिकार्जुन के शासनकाल में माहुआन नामक चीनी यात्री समुद्री यात्रा कर विजयनगर आया था। अब विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी तक। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वाजिर मोहम्मद खां और उड़ीसा के जगपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर पर आक्रमण किया। उसने बहमनी साम्राज्य में गोवा, दाबुल और चोल तथा जगपतियों की उदयगिरी और विजयगिरी साम्राज्य के आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अब जानते हैं हम प्रोढ़ देवराय जो 1485 ईस्वी में आता है। विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रोढ़ देवराय गद्दी पर बैठा और यह घटना प्रथम बाला पहाड़ कहलाती है। अब आते हैं सालू वंश के बारे में जो 1485 से कितना था? 1405 ईस्वी। तो सालू नरसिंह तो विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को प्रथम बार बलपूर्वक प्राप्त करने के बाद सालू वंश की स्थापना हुई। यह विजयनगर का द्वितीय राजवंश था। इस वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। सालू नरसिंह के समय में उड़ीसा के पुरुषोत्तम जगपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया तथा उसने पराजित कर बंदी बना लिया था। 1490 ईस्वी में सालू नरसिंह की मृत्यु हो गई और 1505 ईस्वी में नारसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह के इमामडी नरसिंह की हत्या कर दिया गया और स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा विजयनगर के तृतीय राजवंश तुलुक वंश की स्थापना हुई थी। वीर नरसिंह द्वारा इमामडी नरसिंह की हत्या कर शासन पर अधिकार करने का घटना को द्वितीय बलपहाड़ द्वितीय कहा गया है या फिर अब जानते हैं
तुलु वंश के बारे में, जो 1505 से 1565 ईस्वी तक। तुलु वंश विजयनगर का तृतीय राजवंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश के कुल 6 शासकों ने 60 वर्ष तक शासन किया था। वीर नरसिंह 1505 से 1509 ईस्वी। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। इसने केवल 4 वर्ष तक शासन किया। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि ग्रहण की थी और उसने विवाह कर को समाप्त कर एक उदार नीति शुरू किया था। उसके बाद जानते हैं हम कृष्णदेव के बारे में। कृष्णदेव राय 1509 से 1530 ईस्वी। इस राजवंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। पेश नामक एक इतालवी ने कृष्णदेव के दरबार में अनेक वर्ष बिताए थे। कृष्णदेव एक महान निर्माता भी था। उसने विजयनगर के निकट एक नया शहर बसाया और एक विशाल तालाब भी खुदवाया जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। वह स्वयं तेलुगु और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का एक नया युग का सूत्रपात हुआ। तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्होंने अष्टदिग्गज कहा जाता था और उसी के दरबार से संबंधित अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पद्मन पेद्दन सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञात था। कृष्णदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके साम्राज्य में व्यापकता, सहिष्णुता और उदारता थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा व डोमिंगो पायस विजयनगर की यात्रा की थी। बारबोसा कहता है, राजा इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है तथा अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। कृष्णदेव जगपतियों को पराजित कर वहां से बलकृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में ले लिया तथा विजयनगर में कृष्ण स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप में प्रतिमा स्थापना की। राजधानी के दक्षिण सीमांत पर उसने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक एक नया नगर बसाया। कृष्णदेवराय ने हॉस्पेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था। उसने अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें हजारा मंदिरा व पिट्ठल स्वामी के मंदिर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त चिदम्बरम मंदिर का निर्माण भी करवाया था और 1530 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेवराय का एक महान व वीर शासक के रूप में वर्णन किया है। अच्युत देवराय 1530 से 1542 ईस्वी। कृष्णदेवराय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत देवराय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो 18 साल का था वह सिंहासन के योग्य नहीं था। अच्युत देवराय के समय में ही पुर्तगालियों ने तुतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और अच्युत देवराय के समय में पुर्तगाली यात्री नुनीज ने भारत की यात्रा की थी। नुनीज घोड़े का व्यापारी था। उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नुनीज में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्यु देवराय के शासन के अंतिम वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है। अच्युत देवराय ने महांडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसके बाद सदाशिवराय 1542 से 1570 ईस्वी। 1543 ईस्वी में सदाशिवराय गद्दी पर बैठा और 1567 ईस्वी तक उसने शासन किया। सदाशिवराय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथ में थी। उसके बाद तालीकोटा, उसके बाद हम जानेंगे तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में होता है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के निकट बनेहट्टी को युद्ध में बहमनियों के संग, जिसमें अहमदानगर, विजयपुर और गोलकुंडा एवं बिदर शामिल था, ने विजयनगर को गहरी शिकस्त दी और उसे तालीकोटा एवं राक्षस तगड़ी के युद्ध से नाम जाना जाता है। गोलकुंडा व बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुओं के कारण बरार इसमें शामिल नहीं था और दक्कनी राज्यों ने पारस्परिक वैवाहिक
संबंधों के द्वारा इस महासंघ को मजबूत बनाया एवं अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह के पुत्री जामिल बीबी का विवाह इब्राहिम कुतुब शाह के साथ हुआ और हुसैन निजाम शाह ने अपनी दूसरी पुत्री चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल के साथ किया। राम राय को घेर लिया गया और उसे पकड़कर तुरंत उसकी हत्या कर दिया गया। विजयनगर के अत्यधिक लूटा गया तथा विनाश के कगार पर पहुंचा दिया गया और बानी हट्टी की लड़ाई को सामान्यतः विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है। उसके बाद सेवले जो इस युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शी था, उसने ए फॉरगटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना की और तालीकोटा के युद्ध के तत्काल बाद विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की एक स्थिति का वर्णन किया था। तालीकोटा युद्ध के पश्चात राम राय का भाई तिरुमल सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा आ गया तथा यहीं से शासन करना प्रारंभ किया गया और उसने विजयनगर के चतुर्थ राजवंश आर्यविड्डू वंश की स्थापना की थी। आप जानते हैं आर्यविड्डू वंश जो 1570 से 1662 ईस्वी तक रहता है। तालीकोटा युद्ध के पश्चात तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव राय की हत्या कर आर्यविड्डू वंश की स्थापना की तथा पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। वेंकट द्वितीय इस वंश का सर्वप्रथम शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया और इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक रंग तृतीय था। अब जानते हैं विजयनगर प्रशासन के बारे में। विजयनगर राज्य में राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसमें राज्य के प्रमुख सरदार हुआ करता था। राज्य मंत्रिमंडल में विभाजित होता था, जैसे मंडलम को राज्य भी कहा जाता है। मंडलम के नीचे क्रमशः को नाडु कहा जाता है, मतलब जिला कहा जाता है, और स्थल उप जिला या ग्राम कहा जाता है। प्रांतीय शासक को अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त होती थी। वह अपना दरबार लगाता था और अपने अधिकारी नियुक्त करता था तथा अपनी सेना भी रखता था। राजा सैनिक सरदारों को आमरण या निश्चित राजस्व बाला क्षेत्र देता था और फाल्गु कर या नायक कहे जाने वाले इस सरदारों को राज्य की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े, हाथी के रखने पड़ते थे। फसल, मिट्टी की किस्म और सिंचाई की विधि आदि के अनुसार राजस्व की दौर में अंतर होता था। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन भी था। भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य कर जैसे संपत्ति कर, पैदावार की बिक्री पर लगाने वाला कर, पेशागत कर एवं सैनिक कर और विवाह कर आदि थे। अब जानेंगे हम 16वीं सदी की यात्रा। निकिथिन कहता है, जब आबादी से भरी हुई थी, लेकिन जो लोग गांवों में रहते थे वे बहुत दयनीय अवस्था में ही, जबकि सरदार लोग खूब समृद्ध एवं विलासिता का जीवन जीते थे। विजयनगर साम्राज्य की शहरी जीवन का विकास हुआ तथा वाणिज्य व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। अतः बहुत से शहर मंदिरों के आसपास विकसित हुए हैं। मंदिर बहुत बड़े बड़े होते थे तथा उन्हें तीर्थयात्रियों को प्रसाद, ईश्वर की सेवा, पुजारियों का निर्वाह आदि के लिए खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती थी। मंदिर बहुत समृद्ध थे। ये मंदिर आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार से सक्रिय रूप से हिस्सा लेते थे। अब जानते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। याद रखना, बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 से 1358 ईस्वी। 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी का शासक बना तथा गुलमर्ग को अपनी राजधानी बनाया। इसके सिक्के पर द्वितीय सिकंदर अंकित है। इसके संपूर्ण साम्राज्य को 4 तरफों गुलबर्ग, दौलताबाद एवं बिदर एवं बरार में विभाजित था। मोहम्मद शाह प्रथम 1367 ईस्वी में मुदकल के किले का विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के साथ हुआ युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग हुआ था।
ताजुद्दीन फिरोज शाह 1407 से 1422 ईस्वी। फिरोज शाह के विद्वान और विभिन्न भाषाओं का ज्ञात, वह अपनी पत्नियों को अलग अलग भाषा में बात करता था। उसने खगोल शास्त्र के अपना अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया और उसने अपने छोटे भाई को अहमद शाह के पक्ष में 1422 ईस्वी में राज सिंहासन का त्याग कर दिया था।